Hello guys, welcome to Study IQ. So we'll start in a minute. Let other people also join in. Meanwhile, lecture का जो PDF है that has already been uploaded to the CSE with Sainil Nagre on this Telegram group. PPT भी मिल जाएगी and thereafter जो crux material NCERT का जो मैं provide करता हूँ that is also you will get over there. So we'll start in a minute. Meanwhile, you can type your doubt and chapter number 14 as well as 15 ये जो दोनों है मौर्यन से रिलेटेड है. तो वी आर गोइंग टू कवर ओनली पॉलिटी ऑफ मौर्यंस टुडे. तो पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट किंग कौन से थे एंड एग्जैक्टली पॉलिटी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है. तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी बट विल स्टार्ट इन अ मिनट. ओके, तब तक लेट अदर पीपल ऑल्सो ज्वाइन इन. ओके गाइज, या अगर कोई डाउट रहेंगे मीनवाइल यू कैन आस्क दैट डाउट टू मी. Yes, so any doubt if you are having guys, then just ask me that doubt. Okay. So good evening guys. कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना. We'll start in a minute. Okay. यार ये प्री एज वेल एज मेंस के लिए मोर देन सफिशियंट है. ओके हाँ, आप इसके अलावा क्या ही कर लोगे, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सोर्स भी नहीं है एज सच. मार्केट में है वैसे अवेलेबल, बट काफ़ी बड़े हो जाते हैं यार. देखो एंशिएंट से हार्डली एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्कर का, एक क्वेश्चन आएगा 15 मार्कर का. तो उसके लिए वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस लेक्चर एज वेल एज एनसीईआरटी दैट इज मोर देन सफिशियंट. डोंट वरी अबाउट इट. ओके यस, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स. ठीक है. यस, गुड इवनिंग टू ऑल. ठीक है. या सो विल स्टार्ट गाइज देन. ठीक है. सो मौर्यंस से आज सिर्फ पॉलिटी कवर अप करेंगे मौर्यंस की एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट दैट इज बेसिकली इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा एज वेल एज आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन टुमारोज लेक्चर. एंड मीनवाइल पीपीटीज का एक्सेस चाहिए तो यू विल गेट इट ऑन दिस ग्रुप. इट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले से ही आपको इसका एक्सेस है वो मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्रक्स मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करता हूँ दैट क्रक्स मटेरियल इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव दैट बेसिकली वो भी अपलोड हो गया, वो भी ले लेना है. ओके एंड अगेन फॉर दोज गाइज हु हैव बीन न्यू ओवर हियर, ओके एक ही चीज़ बार बार टाइप मत कर लेना. दूसरे बच्चों के भी डाउट होते हैं, आपके अकेले के ही डाउट नहीं होते यहाँ पे. सो जस्ट टाइप इट वंस. मीनवाइल जैसे जैसे मैं बीच बीच में ब्रेक लूंगा आई विल क्लियर अप योर डाउट. सो एक बार डाउट टाइप कर लेना, छोड़ देना. वेन एवर आई एम गोइंग टू टेक अप द डाउट आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट. मीनवाइल नोट्स कैसे बनाए तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग ऑन इट. उसके लिए सेपरेट स्ट्रैटेजी सेशन मैंने लेके रखा है. एक बार जो स्ट्रैटेजी सेशन देख लेना, उसमें मैंने इलेबोरेटली एक्सप्लेन करके रखा है कि आपको 2 स्टेजेस ऑफ नोट मेकिंग होते हैं. तो आपको एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कैसे बनाने हैं एंड फिर उसका एक शॉर्टर वर्जन जो होता है दैट इज बेसिकली माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं. ओके यस, तो उसके लिए फिर एक बार स्ट्रैटेजी सेशन देख लेना जो लास्ट वीक में ही मैंने बनाया था. ठीक है, चलो ओके विल मूव फॉरवर्ड देन वन बाय वन. तो सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट किंग. नाउ एज फार एज मौर्यंस आर कंसर्न देन मौर्यंस का एक ब्रीफ बैकग्राउंड अगेन. पहले वैदिक एज हुआ, उसके बाद लेटर वैदिक एज. लेटर वैदिक एज में जनपदास डेवलप हुए, फिर महाजनपदा डेवलप हुआ. इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैड सीन ये महाजनपदा जो है उसमें एग्जैक्टली पॉलिटिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ था. तो उसमें वी हैड सीन द पीरियड ऑफ द मगध राइज. तो मगध की जो पहली फैमिली थी हरण्यका फैमिली, उसके 2 किंग, पहले बिंबिसारा एंड बिंबिसारा इज फॉलोड बाय अजातशत्रु. देयर आफ्टर फिर शिशुनागा डायनेस्टी, देयर आफ्टर फिर नंदा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी के एंड में वी हैड सीन Alexander the Great had invaded India. So when Alexander the Great had invaded India, so at that time important you can clearly see that कि certain sort of the political upheavalness was there. and ये जो political upheavalness है उसके वजह से ultimately we can consider कि during this specific period of the time कुछ upheavalness हुए अंदर political भी हुए जिसकी वजह से नंदा डायनेस्टी went and thereafter Mauryan dynasty came into power. एक मुद्रा राक्षसा वाला स्टोरी है इसके ऊपर, वो लेटर के एंड में हम लोग कवर अप कर लेंगे. बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट टू नो. सो एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि भाई धनानंदा वेंट आउट ऑफ पावर एंड चंद्रगुप्ता मौर्य केम इनटू पावर. बट चंद्रगुप्ता मौर्य का है, ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी. ओके जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके जस्ट अ मिनट. ओके okay so yeah
Okay, so we'll start one by one. Now, as far as Chandragupta Maurya is concerned, then Chandragupta Maurya is considered important king because he embarked upon the policy of the conquest. तो हमने जब महाजनपदा का मैप देखा था, एट दैट टाइम वी हैड सीन द एंटायर आर्यवर्त, तो एंटायर आर्यवर्त कैप्चर करने का पूरा जो क्रेडिट है वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य पे. सो ही इज बेसिकली द पर्सन हु ओवरथ्रू लास्ट मौर्यन एम्पायर, नहीं सॉरी, ये बेसिकली okay, not Mauryan, is basically Nanda Empire. Last Nanda Emperor Dhanananda, उसको ओवरथ्रो करके he establishes power over the entire northern India. ना एग्जैक्टली ये कैसे हुआ इसके बारे में अगेन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट वी डू नो फॉर श्योर कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज इन द पोजिशन ऑफ द एकदम लार्ज टेरिटरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जैक्ट एज सच वॉरफेयर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. Thereafter, as far as Chandragupta Maurya is concerned, we are also aware of his particular Koshtagara. Koshtagara is basically फेमाइन से जूझने के लिए ही हैड कैरिड आउट सर्टन मेजर, जिसमें ग्रेनरीज बनाने के ऑर्डर उसने दिए थे. दैट पर्टिकुलर ऑर्डर के सर्टन कॉपर इंस्क्रिप्शन इज दैट इज वी आर हैविंग. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य इज हिज वॉर अगेंस्ट द सेल्यूकस निकेटार. सो सेल्यूकस निकेटार के बारे में भी हमने देखा था. व्हेन अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड डाइड, एट दैट टाइम अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो मिलिट्री कमांडर था सेल्यूकस निकेटार, ही गॉट दिस एंटायर अफगानिस्तान एंड गांधार वाला एरिया, एंड इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य हु एम्बार्क्ड अपॉन वॉरफेयर अगेंस्ट हिम and he defeated Seleucus Nicator. After defeating Seleucus Nicator, he got the entire Gandhar and Kambojwala area from the Seleucus Nicator. So he himself is claiming in his inscription that he has captured the entire Aryavarta. Apart from that, okay, this is something that is important, that Seleucus Nicator जो है, okay, एक मिनट, हाँ, कुछ तो स्क्रीन में प्रॉब्लम है. ओके गाइस, गिव मी अ मिनट. क्लियर ऑल. ओके, yes, okay, so he himself had claimed in his inscription that he has captured the entire Aryavarta, and towards the end of his life, from this particular warfare that we got to know that he defeated Seleucus Nicator first, and thereafter उसके पास से गांधार कंपोज वाला जो एरिया है वो भी इसको मिल गया था. सो इन शॉर्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एज वेल एज लिटरेरी एविडेंसेस जो है वो हम लोगों को वही बताते हैं कि एंटायर नॉर्थन आर्यवर्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ चुका था. अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट प्रोसेस जो है कि कौन सा वॉरफेयर हुआ, उसने कब किसको हराया, इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया एज सच है नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक वॉरफेयर हमने एक चीज़ भी देखी थी, अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक वॉरफेयर चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही बेसिकली अल्टीमेटली ही रियलाइज कि भाई ये सारी जो चीज़ें उसके वजह से रिसोर्स प्रेशर आ गया था एम्पायर के ऊपर, एंड जब रिसोर्स प्रेशर आ गया था एम्पायर के ऊपर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही अडॉप्टेड जैनिज्म. ओके, ये वाली जो स्टोरी हमने पहले ही देखी थी इन भद्रबाहु एंड स्थूलबाहु वाली स्टोरी. सो अल्टीमेटली वेंट टू द साउथ इंडिया एंड देयर ही कमिटेड सालेखना और पर्यूषण एंड ही डाइड ओवर देयर. तो अल्टीमेटली हिस्टोरियंस हैव कंक्लूडेड सेम एस्पेक्ट कि दिस वॉरफेयर which lasted towards the end of his life, तो इस particular warfare के वजह से there was tremendous amount of the resource pressure upon the Patliputra, and in order to do away with this resource pressure he adopted Jainism because extreme penance suggest किया है Jainism में, and thereafter he went to the South India and he committed Salekhana. तो चंद्रगुप्त मौर्य एज फार एज ही इज कंसर्न, इसके बारे में एज सच हमें इसके अलावा और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो ही इज़ द मास्टर ऑफ द आर्यवर्त सबसे पहले. देर आफ्टर जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है सोहगुरा वाला, उसमें ही हैज़ मेंशन अबाउट कोष्ठगारा, दैट इज बेसिकली द ग्रेनरी इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द फेमाइन दैट वॉज देयर इन हिज किंगडम. एंड ये फेमाइन आया क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पर्टिकुलर वॉरफेयर विद सेल्यूकस निकेटार. तो सेल्यूकस निकेटार के साथ जो वॉरफेयर हुआ अल्टीमेटली उसके वजह से यू कैन क्लियरली कंसिडर कि फेमाइन आ चुका था. देयर आफ्टर बिंदुसारा इज देयर. एज फार एज बिंदुसारा इज देयर, बिंदुसारा को बिंबिसारा से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है. तो बिंबिसारा इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर. इसका जो पीरियड है दैट इज रफली 544 से लेके 492 BC के बीच में है. तो देयर इज अ स्टोरी ऑल्सो, एक स्मॉल स्टोरी इससे रिलेटेड, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुरोहित था, राजपुरोहित आचार्य चाणक्य, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन विष प्रयोग, दैट इज गिविंग पॉइजन टू द एनिमीज ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य.
तो आचार्य चाणक्य को हमेशा ये भी डर लगा रहता था कि भाई चंद्रगुप्ता को कोई पॉइजन देके मार ना दे। तो दैट्स व्हाई आचार्य चाणक्य सीक्रेटली क्लैंडस्टाइनली चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में स्लोली पॉइजन के जो डोसेज है वो डालते थे, सो दैट ही विल बिकम इम्यून टू द पॉइजन। एंड अल्टीमेटली फिर एक दिन हमें ऐसी स्टोरी पता चली है कि वंस अपॉन अ टाइम चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वॉज सिटिंग विथ हिज वाइफ, ओके, एंड दे वर हैविंग फूड टुगेदर। अब चंद्रगुप्त मौर्य को तो पता नहीं है कि भाई जो खाना है उस खाने में पॉइजन है, तो अपने खाने का एक निवाला मॉर्सल ही बेसिकली फेड टू हिज वाइफ। और जैसे ही वो वाइफ को फीड किया उन्होंने, वाइफ के अंदर जो पॉइजन है उसका रिएक्शन चालू हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली वो पॉइजन का डोज नॉर्मल था चंद्रगुप्ता के लिए बट नॉट फॉर द वाइफ, एंड वाइफ एट दैट टाइम वॉज प्रेग्नेंट। तो एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर जब वाइफ मरने लगी तो आचार्य चाणक्य को बुलाया गया, एंड आचार्य चाणक्य फिर वहाँ पे आए। चाणक्य रियलाइज कि क्या हो चुका है, एंड ही ऑल्सो रियलाइज कि अब वाइफ को बचाया नहीं जा सकता। सो एट दैट पर्टिकुलर जंक्चर ही कट आउट हर वूम, एंड फिर ये बच्चे को बाहर निकाला। एंड इसी की वजह से बच्चे का जो नाम है वो पड़ा है बिंदुसारा। बिंदु मीन्स ड्रॉप, सारा मीन्स पॉइजन। तो पॉइजन इज समथिंग दैट इज वेरी डियर टू आचार्य चाणक्य। तो जो विश्व प्रयोग है पॉइजन है उससे रिलेटेड स्टोरी, आई होप इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द नेम। तो बिंदुसारा अलग है, बिंबिसारा जो है वो अलग है। एज फार एज बिंदुसारा इज कंसर्न, देन इसके बारे में दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, दैट ही हैड इलेबोरेट डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद एंशियंट मिडल ईस्टर्न किंगडम। तो उसने एंटीओकस वन ऑफ सीरिया जो है उससे 3 चीज़ों की मांग की थी, ओके, दैट इज बेसिकली स्वीट वाइन, ड्राई फिग एंड देयर आफ्टर सोफिस्ट। तो सोफिस्ट जो है वो फिलोसोफर था एंशियंट टाइम का, तो फिलोसोफर को नहीं भेजा बट एंटीओकस वन ने ऐसे लिख के रखा है कि मैंने स्वीट वाइन एंड देयर आफ्टर ड्राई फिग, ये 2 चीज़ें जो है वो बिंबिसारा को भेज दी है, बिंदुसारा को भेज दी है। एंड उसने ये रीज़न भी लिख के रखा है एंटीओकस वन ने कि भाई सोफिस्ट को क्यों नहीं भेजा, तो ग्रीक लॉज जो है उसकी परमिशन नहीं देते दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फिलोसोफर कैन नॉट टेक प्लेस ऑन द लैंड ऑफ द ग्रीक। तो एंटीओकस वन ऑफ सीरिया जो है उसके सोर्सेज से भी हम लोगों को बिंदुसारा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन, okay, he is said to have conquered the land between the 2 seas। अगेन जो कंटेम्प्रेरी आजीविका एंड thereafter बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो ऐसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि बिंदुसारा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द पेनिनसुलर इंडिया। एंड thereafter ग्रीक एम्बेसडर डेइमेट्रोस विजिटेड हिज कोर्ट। जैसे चंद्रगुप्ता के मौर्य में कोर्ट में मेगास्थीनिस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर, इसके कोर्ट में डेइमेट्रोस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर, एंड ही हैड जॉइन आजीविका सेक्ट। तो आजीविका सेक्ट जो है मक्खाली गोसाला का, विच ऑलवेज बिलीव्ड इन फैटलिज्म, इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दिस इज सर्टन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट वी आर हैविंग अबाउट बिंदुसारा। Thereafter comes the Ashokvardhan Maurya or Ashoka the Great. Now the problem with this person is that कि he came on to the throne, but throne पे आने के बाद जीतने के लिए as such कोई टेरिटरी बची ही नहीं थी। ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने पूरा आर्यवत कैप्चर कर लिया। thereafter फादर बिंदुसारा उन्होंने पूरा साउथ इंडिया कैप्चर कर लिया। सो अल्टीमेटली बचा कौन सा टेरिटरी, तो उत्कल, दैट इज उत्तर कलिंगा। उत्तर कलिंगा इज बेसिकली ओडिशा वाला टेरिटरी, एंड दैट्स व्हाई वंस ही केम इनटू द पावर ही एम्बार्क्ड अपॉन द कलिंगा वॉरफेयर। नाउ एज फार एज कलिंगा वॉरफेयर इज कंसर्न, देन इसमें अशोका ने हम लोगों को धौली इंस्क्रिप्शन जो उसमें बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन दे के रखी है, एंड ही इज बेसिकली टेलिंग अस कि जो कलिंगा वॉर है उसमें आई हैव डिफीटेड द लोकल किंगडम। लोकल किंगडम को हराने के बाद 1,50,000 स्लेव्स भी मैंने यहाँ से जमा करके रखे हैं, बट बिकॉज ऑफ ब्लडशेड आई हैव कन्वर्टेड माई सेल्फ टू द बुद्धिज्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को धौली इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो ये पर्टिकुलर धौली इंस्क्रिप्शन इज क्वाइट वाइटल बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन देता है ऑफ द वॉरफेयर। एंड फिर हिस्टोरियंस ने कुछ कंक्लूजन निकाले कि भाई ये कलिंगा के ऊपर अटैक क्यों किया। तो पहले इट वाज लास्ट अनडिफीटेड टेरिटरी, देयर आफ्टर साउथ में जो रास्ते जाते थे ट्रेड रूट, उसमें से एक ट्रेड रूट उस टाइम पे कलिंगा से जाता था, एंड देयर आफ्टर कलिंगा वाज आल्सो फेमस फॉर द स्किल्ड क्राफ्टमैन। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से अल्टीमेटली कलिंगा के ऊपर अटैक हुआ, कलिंगा को हराया गया, एंड जैसे ही कलिंगा को हराया गया देयर वाज नो फर्दर टेरिटरी विद इन इंडिया टू कॉन्कर, एंड दैट्स व्हाई फिर अशोका कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू द पीसफुल रिलीजन दैट इज बुद्धिस्ट रिलीजन, एंड ही एम्बार्क्ड अपॉन हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो पॉलिसी ऑफ धम्मा क्या है वो कल देखेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओके ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हम लोग देख चुके हैं। He referred to himself as a Devam Piya Piyadasi. This is one of the earliest instance of divinity of kingship in our country. So divinity of kingship is quite important.
इसके बाद आप देखोगे कि जितने भी इंडिया में इंपॉर्टेंट किंग हुए, ओके, वो सारों ने ये वाली थियरी एडॉप्ट कर ली थी। डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप के अर्लीस्ट वर्जन हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में भी मिलते हैं, जहाँ पे वी हैव हर्ड अबाउट राजसूया सैक्रिफाइस और कोरोनेशन से रिलेटेड सैक्रिफाइस। बट अब किंग खुद को देवम पिया पियदासी बोलने लग गया है। देवम पिया मतलब बिलोड ऑफ गॉड, ओके, मतलब मेरा गॉड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है या फिर गॉड मुझे पसंद करते हैं। पियदासी मतलब ऑफ प्लीजिंग अपीयरेंस। तो दिस पर्टिकुलर टाइटल जो है इट क्लियरली सजेस्ट दैट अशोका हैड प्लेस्ड हिमसेल्फ एट इक्वल फुटिंग विद दैट ऑफ गॉड, एंड फिर जो प्रजा है उनको एक नॉच नीचे रखा गया। सो इक्वालिटी के ऊपर जो पहले सोसाइटी चल रही थी उसमें नाउ वी कैन क्लियरली सी अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन वाज देयर वेयर किंग इज सेपरेटिंग हिमसेल्फ not only from the praja or subject, but also from the different ministers as well as different royal people that might have been there in the court. तो देवम पिया पियादासी जो है वही उसके इंस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोगों को नाम जो है अशोका का मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर अशोका के बारे में और कुछ है नहीं, ओके, जस्ट वन वॉरफेयर, बट हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा इज समथिंग दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स हिम द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द एंशिएंट इंडिया दैट यू कैन से, बिकॉज अब इंडिया कैप्चर हो चुका है तो मल्टीपल कंट्रीज दैट वेर देयर विद इन इंडिया वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आ चुकी है। एंड अगर मल्टीपल कंट्रीज एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आ चुकी है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एक किंग ने सोशल एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था टू मेक ईच एंड एवरी कंट्री का पीपल टू लिव विथ इन द ऑस्पाइसेस और टू लिव विथ इन द एम्बिट ऑफ द मगधन डायनेस्टी। तो मगध के अंडर रहने के लिए सारे के सारे लोगों को मजबूर किया गया था, वी कैन से दैट, अंडर द पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो धम्मा के जो 14 प्रिंसिपल है जब हम कल देखेंगे उसमें आपको वही रियलाइजेशन होगा कि किंग जो है ही इज बेसिकली और इनडायरेक्टली टेलिंग द पीपल कि भाई आपको कैसे रहना है और आपको ऐसा क्यों रहना है। तो पॉलिसी ऑफ धम्मा इज समथिंग दैट विल टेक अप टुमारो। एंड वंस अशोका डाइड देयर आफ्टर एम्पायर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो तीन ही ग्रेट किंग है इस दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी के, एक जो वो पाटलिपुत्र से कंटिन्यू रहा एंड दूसरा वाला जो ब्रांच है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सियालकोट, जिसका एंशियंट नाम जो सकला है, वहां से रूल करने लग गए। तो एज फार एज ईस्टर्न ब्रांच इज कंसर्न, देन ईस्टर्न ब्रांच में पाटलिपुत्र में समवेयर अराउंड 188 BC के अराउंड द लास्ट दैट इज 7th सक्सेसर है टोटल। तो जो लास्ट दैट इज 7th सक्सेसर है बृहद्रथा, ही वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा, एंड thereafter Mauryan dynasty collapsed and Shunga dynasty came to power. As far as western branch is concerned, तो वहाँ पे हम लोगों को दो मौर्यन किंग के नाम मिले हैं, पहले कुणाल एंड thereafter सांप्रति। तो ये जो सांप्रति जो है, ओके, ही बेसिकली फेस डिफीट एट द हैंड ऑफ द इंडो ग्रीक्स अराउंड 180 BC. तो अशोका died in 232 BC and thereafter you can clearly see within span of 40 to 50 years entire Mauryan dynasty collapse. तो ये कोलैप्स होने का वन ऑफ द रीजन वाज अशोका हिमसेल्फ और हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा इटसेल्फ। तो उसके बारे में भी बात करेंगे लेटर ऑन। बट एज फार एज किंग्स आर कंसर्न देन उसके ऊपर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो वही है। अगेन चंद्रगुप्त मौर्य ही कैप्चर्ड द एंटायर आर्यवर्त, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिली है, बिकॉज इज वॉरफेयर विद सेल्यूकस निकेटार। वॉरफेयर की वजह से सोसाइटी पे प्रेशर आया, फेमाइन्स आया सोसाइटी में, जिसको टैकल करने के लिए ही गेव ऑर्डर टू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल दैट दे हैव टू मेंटेन कोष्ठगारा। नॉनथलेस पूरा का पूरा नॉर्थन आर्यवर्त मगध के अंडर आ चुका था। thereafter he is followed by his son and successor that is बिंदुसारा, that is drop of poison, नाम का मतलब ही वही होता है। तो बिंदुसारा जो है, ओके, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द पेनिनसुलर इंडिया और लैंड इट इन बिटवीन द टू सी। जैसे ही पेनिनसुलर इंडिया कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। इसके अलावा दिस फेलो हैड जॉइन अजीविका सेक्ट एंड इसका एंटीओकस वन सीरिया के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। ही हैड आस्क्ड फॉर 3 थिंग, उसमें से जो स्वीट वाइन एंड सोफिस्ट है वो आ चुका था, बट सॉरी स्वीट वाइन एंड देयर आफ्टर ड्राई फिग जो है वो आ चुका था, बट सोफिस्ट नहीं आया। एंड देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन इज अशोका। अशोका ने जो बची हुई टेरिटरी है उसको भी कैप्चर कर लिया, दैट इज योर उत्कल, दैट इज उत्तर कलिंगा और ओडिशा वाला टेरिटरी, और ये कैप्चर करने के बाद ही एम्बार्क्ड अपॉन पॉलिसी ऑफ दी धम्मा। तो पॉलिसी ऑफ धम्मा इज क्वाइट इलेबोरेट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट यू शॉल बी नोइंग फॉर द पर्पस ऑफ द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल नहीं है। देयर आफ्टर फिर जब अशोका मर गए तो उसके बाद में एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, एक वेस्टर्न सेगमेंट, ईस्टर्न सेगमेंट। ईस्टर्न सेगमेंट में शुंगा आ गए, वेस्टर्न सेगमेंट में इंडो ग्रीक्स केम इनटू द
पावर. So thereafter we will go into the Mauryan polity. तो Mauryan polity मतलब एडमिनिस्ट्रेशन. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्यंस का, that is quite superior और that is quite important. Why administration is important? Because Mauryans were the first ruling dynasty in India जिन्होंने सिर्फ पूरे इंडिया को कैप्चर ही नहीं किया, तो दे ऑल्सो रूल्ड इट इफेक्टिवली. अशोका प्रिसाइजली रूल्ड इट इफेक्टिवली फॉर द 30 years ऑफ हिज लाइफ. तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो है दैट बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये वाली चीज़ फिर उसके बाद, दैट इज अशोका के बाद, थ्रू आउट एंशिएंट एंड मीडिएवल इंडिया कोई भी किंग जो है वो कर नहीं पाया. सो व्हाट वाज देयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स पहले देखेंगे व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले तो एक्सटेंसिव फॉरेस्ट एरिया मौर्यंस के अंडर था. तो इट वाज अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अर्बन सिविलाइजेशन वर्सेस फॉरेस्ट सिविलाइजेशन. एंड जब आपके अंडर एक्सटेंसिव फॉरेस्ट एरिया आता है तो आपको फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल भी करना है, उसके रिसोर्स निकाल के आपको यूटिलाइज भी करना है. तो ये दोनों चीज़ें कब होंगी, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा. देर आफ्टर फिर सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है रिसोर्सेस. अभी इतना पूरा इंडिया अगर मैनेज करना है तो आपको रिसोर्सेज भी मैक्सिमम लगेंगे. मगध वॉज द कोर एरिया एंड मगध देन वॉज एडमिनिस्टरिंग डिफरेंट आउटसाइड वाले एरिया. तो आपको अगर ये सारे एरियाज अगर एडमिनिस्टर करने तो वहाँ से सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन भी तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है. वो सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन आप कब एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा. देयर आफ्टर ट्रेड एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी. बाय दिस टाइम महाजनपदा के टाइम के जो उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ डेवलप हुए थे, अब उनका जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ चुका था. एंड ये उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ के वजह से सोसाइटी में ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्टिविटी भी बढ़ी थी. तो इसको भी मैनेज करने के लिए आपको एक इफेक्टिव रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था. एंड देयर आफ्टर टू ब्रिंग मोर एरियाज अंडर कंट्रोल. ऑब्वियसली आप एक ही एरिया अपने अंदर लेके तो मानोगे नहीं, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न डिवाइस किया था आचार्य चाणक्य ने. चाणक्य वॉज सर्विंग फॉर चंद्रगुप्त मौर्य. तो आपको एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न चाहिए था जिसके वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज पाटलिपुत्र में आए. किंग कैन यूटिलाइज दो सोर्सेज एंड जो पाटलिपुत्र या फिर मगध के अंदर जो टेरिटरी नहीं है उसको ये लोग मगध में ला पाए. तो दिस वेर द रीजन दैट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिक्वायर्ड. तो वन बाय वन अभी देखेंगे. सबसे पहले इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपने ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न देखा तो इंडिया में आज भी यही वाला एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाता है. इसमें सिर्फ एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न या फिर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इंडिया में ज़्यादा मिलेगा आपको, दैट इज़ तालुक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो तालुक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गुप्ता का एडिशन है इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न. तो आपके पास सेंटर है, आपके पास प्रोविंस है, देयर आफ्टर आपके पास डिस्ट्रिक्ट भी है एंड देयर आफ्टर आपके पास लोकल भी है. डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल के बीच में जो आज तालुक लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये गुप्ताज ने हम लोगों को दिया है. But this is something, okay, this is the giving of Acharya Chanakya. Chanakya is always credited for his administrative pattern which he has bestowed to the country. तो वन बाय वन देखेंगे. as far as central administration is concerned, then central administration में king, council of ministers, city administration, army, espionage network, law and justice and thereafter public welfare, all these aspects are there. अब इन सब में प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोगों को इनके पास दो सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है. सबसे पहले तो मेगास्थेनिस का इंडिका. तो एज फार एज मेगास्थेनिस का जो इंडिका है इट इज़ कंसिडर, तो ये जो इंडिका का एक्चुअल बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ये बुक अब खो गया है, इट हैज़ लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट जो लेटर ग्रीक हिस्टोरियन है उन्होंने अपने बुक में मेगास्थेनिस के कुछ जो कोट्स है वो लिख के रखे हैं. एंड उससे हम लोगों को पता चला है कि भाई ये मेगास्थेनिस का इंडिका नाम का एक बुक था एंड वो बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी. तो मेगास्थेनिस ने हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है इट इज़ मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को आचार्य चाणक्य ने दी है इन अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र की जो इन्फॉर्मेशन है जो आचार्य चाणक्य ने दी है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू मेगास्थेनिस वाला इन्फॉर्मेशन. तो हम लोगों को दोनों पढ़ना पड़ता है कि भाई मेगास्थेनिस का क्या कहना था एंड आचार्य चाणक्य का क्या कहना था. तो अब वही देखेंगे एक एक करके कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में इन दोनों का क्या कहना था. लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले तो किंग है. ना एज फार एज किंग इज कंसर्न देन किंग जो है ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम अमॉन्ग दी
सप्तांग। सप्तांग और 7 लिम्ब ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट थियरी है आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य का ये कहना था कि भाई अगर आपको एक स्टेट बनाना है या फिर आपको अगर एक सिविलाइजेशन बनानी है तो उसमें ये 7 चीज़ें जो होना है वो ज़रूरी है। कौन सी 7 चीज़ें चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको चाहिए मंत्री परिषद, दैट इज़ मिनिस्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए टेरिटरी। ओके, तो टेरिटरी होगी तभी तो आप ये रूल कर पाओगे। फिर आपको चाहिए फोर्ट, टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। फिर आपको चाहिए ट्रेजरी, ये सारी चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। फिर आपके पास चाहिए एक आर्मी, एंड देयर आफ्टर आपके पास चाहिए फ्रेंड। और ये सब में जो सुप्रीम होता है वो है किंग। तो किंग इज बेसिकली द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट। तो किंग चाहिए, किंग के पास आपको एक मंत्री परिषद चाहिए। देयर आफ्टर किंग के पास ये मंत्री परिषद एंड देयर आफ्टर सॉरी किंग है, किंग को मंत्री परिषद चाहिए। किंग को रूल करने के लिए एक टेरिटरी लगेगी, टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए आपको क्या लगेगा? तो आपको लगेगा फोर्ट। एंड देयर आफ्टर फिर आपको एक मित्र भी चाहिए, शत्रु का शत्रु जो आपका मित्र होता है, दैट इज द कोर्ट ऑफ चाणक्य। तो आपको एक फ्रेंड भी लगेगा। इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक ट्रेजरी दैट इज कोष भी लगेगा। एंड देयर आफ्टर क्या लगेगा? तो आपको एक आर्मी भी लगेगी। सो दिस बिकम द 7 लिम्ब और सप्तांग ऑफ आचार्य चाणक्य। तो दिस सप्तांग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो किंग को देके रखी है। एंड देयर आफ्टर फिर आचार्य चाणक्य जो है ओके वो वर्च्यूज ऑफ द किंग के बारे में भी बात करता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? तो देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल चाणक्य इज टेलिंग अस that Raja has to be Uccha Kula, that is he must have been born in a high family. This is quite important because हमने देखा था इसी के वजह से जो आचार्य चाणक्य ने स्लेवरी के रूल बनाए थे उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर किंग है, इफ ही इज हैविंग सन फ्रॉम अ दासी, ओके देन जो दासी है वो तो फ्री हो ही जाएगी एंड वो जो सन है उसको किंग के सारे राइट्स मिलेंगे। तो दिस इज समथिंग क्वाइट वाइटल बिकॉज वी हैव गॉट टू नो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ही इज बेसिकली द इलिजिटिमेट सन ऑफ धनानंदा। तो धनानंदा की एक दासी थी मूरा नाम की, तो उसका जो बेटा है वो चंद्रगुप्त मौर्य है एंड दैट्स वाई मूरा का बेटा है, इसके लिए वो मौर्य बन गया। दिस इज अ स्टोरी दैट वी गेट फ्रॉम द अदर कंटेम्प्ररी सोर्सेज। तो हाई फैमिली होना काफ़ी ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ वाज अ ब्राह्मण पर्सन, तो उसके लिए जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है या फिर वैदिक रिलीजन है उसी से रिलेटेड सारे के सारे लॉज एंड उसी से रिलेटेड जो पैटर्न है वो आपको भी यहाँ पे सारा का सारा दिखेगा। देयर आफ्टर फिर किंग हैज़ टू बी धर्म प्रवर्तका। धर्म प्रवर्तका मतलब अपहोल्डर ऑफ दी धर्म। एंशियंट टाइम में धर्म का मतलब लॉ होता था, रिलीजन नहीं। आज के टाइम पे धर्म का मतलब रिलीजन हो सकता है बट एंशियंट टाइम पे इट वाज मीनिंग लॉ। देयर आफ्टर ही शैल हैव कैपेबिलिटी to hold all officials under his control. Thereafter he shall have sharp intellect and thereafter truthfulness. So these are certain virtues that he has mentioned for the king. तो king के क्या virtues होने चाहिए? तो these are certain virtues. इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना because UPSC might ask कि भाई ये उच्च कुला क्या होता है या फिर धर्म प्रवर्तक जो है वो क्या होता है। Thereafter फिर council of minister is something that we are having. Now as far as council of minister is concerned, that is मंत्री परिषद, right? तो आचार्य चाणक्य हैज ऑलवेज मेंशन अबाउट मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में भी उसने कुछ कुछ क्राइटेरिया हम लोगों को देके रखे हैं। एज फार एज चाणक्यन मॉडल इज कंसर्न देन मंत्री परिषद में मंत्री हैज टू बी सर्वोपद शुद्ध। सर्वोपद शुद्ध मतलब प्योरेस्ट ऑफ ऑल। प्योरेस्ट ऑफ ऑल का क्या मतलब हुआ कि ही शॉल नॉट बी लर्ड बाय मनी एंड ही शॉल नॉट सकम टू एनी काइंड ऑफ द प्रेशर, बिकॉज अल्टीमेटली उसको किंग को एडवाइस देनी है एंड अगर उसके कोई हित उस एडवाइस में जुड़े हैं देन वो एडवाइस न्यूट्रल नहीं दे पाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे उसका अल्टीमेटली क्या होगा तो असर होगा। तो वन क्राइटेरिया दैट ही हैज मेंशन फॉर द मिनिस्टर इज दैट द मिनिस्टर्स हैव टू बी सर्वोपद शुद्ध। देयर आफ्टर फिर 18 टोटल डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे मतलब 18 मिनिस्टर जो है वो उन्होंने मेंशन करके रखे। मौर्यंस के जो मिनिस्टर है उनको महा आमत्या बुलाया जाता था, ओके। हाउएवर यही महाअमात्यास को लेटर ऑन तीर्थ या फिर महामात्रा ये वाला वर्ड भी हम लोगों को मिला है। तो महाअमात्या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ये वर्ड हम लोगों को मिला है। तीर्थ एंड महामात्रा ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अशोका हम लोगों को वर्ड मिला है। तो ऐसे टोटल 18 तीर्थस या फिर महामात्याज या फिर ये जो है तीर्थ महामात्रा जो उन्होंने मेंशन करके रखे हैं चाणक्य ने, उसमें वन है कामांतिका who looked after the industries, फिर अंतरवंशिका who look after the king's security and सान्निधाता। सान्निधाता जो है he looked after the treasury।
सानिधाता के अंडर एक और ऑफिसर था, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, दैट इज समहर्ता। तो समहर्ता इज बेसिकली द रॉयल एसेसर था। तो रॉयल एसेसर मतलब ही वॉज बेसिकली द पर्सन जो लैंड एसेस करके रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। तो समहर्ता जो है वो सबका हर्ता था, मतलब सब लोगों से टैक्स वसूल करता था और सानिधाता को आके देता था। सानिधाता वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कोशा, और कोशा का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी। कोष्ठगारा जो है दैट इज ग्रेनरी होता है, इसका मतलब डिफरेंट है। एंड कोश जो है वो ट्रेजरी होता है, जहाँ पे राजा का पैसा है या फिर किंग का जो पैसा है वो आएगा। तो 18 डिफरेंट डिपार्टमेंट भी आचार्य चाणक्य ने मेंशन करके रखे हैं। आचार्य चाणक्य हैज फर्दर टोल्ड अस दैट कि भाई अल्टीमेटली ये जो डिसीजन मेकिंग है उसमें मंत्री परिषद का एडवाइस लेना ज़रूरी है, एंड मंत्री परिषद के एडवाइस के बाद एक मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बट स्टिल आचार्य चाणक्य इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट किंग हैज़ अ वेटो पावर, कि अल्टीमेटली द ओपिनियन ऑफ द किंग जो है वही प्रिवेल होगी, इवन दो ही इज सजेस्टिंग कि आइडियली तो मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग ही होनी चाहिए। एंड देयर आफ्टर फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसने एक डायलॉग भी मार के रखा है, एज चैरियट कैन नॉट मूव ऑन अ सिंगल व्हील, सो किंग शॉल अपॉइंट मिनिस्टर एंड शॉल लुक आफ्टर देयर एडवाइस। मतलब जैसे चैरियट जो है आपका रथ जो है वो एक पहिए पे नहीं चल सकता, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी सिर्फ राजा पे नहीं चलेगा, राजा के अलावा वहाँ पे मंत्री परिषद होना ज़रूरी है। और मंत्री परिषद जब अपॉइंट होगी तो उनसे राजा को सलाह मशवरा करना पड़ेगा, राजा शॉल सीक देयर एडवाइस एंड देयर आफ्टर एक्ट अकॉर्डिंगली। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट टू नो फ्रॉम द आचार्य चाणक्य का अकाउंट। तो किंग एंड देयर आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ मेगास्थेनिस ने हम लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर आफ्टर किंग के बारे में सच कोई एडवाइस नहीं दी है, बट मेगास्थेनिस ने हम लोगों को सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो एडवाइस है या फिर इंफॉर्मेशन है वो दी है। तो इसका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट एंड देयर आफ्टर आचार्य चाणक्य का जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट है। अब देखते हैं दोनों का क्या कहना है ऑन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। Now, as far as Megasthenes is concerned, then Megasthenes is telling us कि ये जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था इट वॉज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटी। हर एक कमिटी में 5 मेंबर थे और ऐसे टोटल 30 मेंबर की एक बड़ी कमिटी थी। तो एक बेसिकली 30 मेंबर्स की एक बड़ी कमिटी थी। ये कमिटी जो है वो टोटल 6 एरियाज में डिवाइडेड थी। हर एक कमिटी में आपको मिलेंगे 5 मेंबर, और फिर उसने 6 कमिटी के नाम भी दिए हैं। एक कमिटी जो है वो इंडस्ट्रियल आर्ट देखेगी, एक कमिटी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स देखेगी, एक कमिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ देखेगी, एक कमिटी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स देखेगी, एक कमिटी जो है वो पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देखेगी, एंड एक कमिटी जो है वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के ऊपर ध्यान रखेगी। एंड दे विल टुगेदर कैरी आउट द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो मेगास्थेनिस ने हम लोगों को बताया है। एंड देयर आफ्टर फिर इससे अगर हम लोग आचार्य चाणक्य का अकाउंट कंपेयर करें, देन आचार्य चाणक्य ने कोई भी कमिटी के बारे में कुछ भी बात नहीं की है। आचार्य चाणक्य इज बेसिकली गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑफिशियल दैट वर अपॉइंटेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पज। तो आचार्य चाणक्य इज टेलिंग अस कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसके लिए पन्याध्यक्ष था, वैसे ही जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है उसके लिए शुल्काध्यक्ष था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो काम किसका था, तो गोपा का था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरऑल हेड भी इन्होंने हमें बताया है, दैट इज नगरिका। एंड नगरिका को असिस्ट करने के लिए वी आर हैविंग गोपा एंड देयर आफ्टर स्थानिका। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिली। एंड देयर आफ्टर ही हैज गिवन अस 2 more ऑफिसर्स, दैट इज रक्षी एंड देयर आफ्टर बंधनगाराध्यक्ष। तो बंधनगाराध्यक्ष इज एन ऑफिसर रिलेटेड टू द जेल। तो जेल का जो सुपरिटेंडेंट है तो उसको आप बोलोगे बंधनगाराध्यक्ष, मॉडर्न डे जेलर जैसे होता है। एंड वैसे ही फिर रक्षी इज ऑल्सो देयर। रक्षी मतलब रक्षा करने वाला, दैट इज पुलिस। तो पुलिस फोर्स के बारे में भी हम लोगों को चाणक्य ने इंफॉर्मेशन दी है। नाउ वी विल आस्क कि सर ये डिफरेंट अकाउंट क्यों? बिकॉज ये डिफरेंट अकाउंट इसीलिए है बिकॉज आचार्य चाणक्य का जो वर्जन है वो आइडियल वर्जन है। चाणक्य इज गिविंग एडवाइस टू द किंग कि भाई आपको क्या करना चाहिए, एंड वहाँ पे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड सिंस आचार्य चाणक्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और स्टार्टिंग द एंटायर मौर्यन डायनेस्टी, इसके लिए ये वर्जन जो है हम लोग सही मानते हैं। ऑन दी अदर हैंड दिस पर्सन दैट इज मेगास्थेनिस ये रॉयल एम्बेसडर था।
तो एज अ रॉयल एम्बेसडर ये हमेशा स्टेट के नज़रों के अंडर ही रहता था और इसको बहुत ही सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में बताई गई होगी, उसने वही इन्फॉर्मेशन हमारे और उसके बुक में लिख ली। एंड दैट्स वाई फिर जो मेगास्थनीस वाला जो अकाउंट है उसको हम लोग सच नहीं मानते, बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर यूपीएससी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछेगा तो आपको वो सवाल में डालेगा ही डालेगा कि मेगास्थनीस के अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए या फिर अर्थशास्त्र की इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए। ओके, तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव गॉट 2 वर्जन। वैसे ही अगेन आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन भी मेगास्थनीस में हम लोगों को सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मेगास्थनीस इज टेलिंग कि एक 30 मेंबर की बड़ी कमेटी है और ये 30 मेंबर की बड़ी कमेटी अगेन 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक कमेटी में 5 मेंबर होंगे। तो ऐसी कौन सी 6 कमेटी है? तो इन्फेंट्री इज देयर, इन्फेंट्री के बाद कैवलरी इज देयर, देयर आफ्टर एलिफेंट इज देयर, देयर आफ्टर चैरियट इज देयर, देयर आफ्टर ट्रांसपोर्ट इज देयर एंड देयर आफ्टर नेवी इज देयर। इन्फेंट्री मतलब आपका जो पैरों पे चलने वाले जो सोल्जर है उसको आप इन्फेंट्री बोलोगे। कैवलरी का मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर जाने वाले सोल्जर है उनको आप कैवलरी बोलोगे। तो दिस आर द 6 लिम्ब ऑफ द आर्मी अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस। हर एक जो कमेटी है यहाँ पे, हर एक कमेटी में 5 मेंबर है, तो टोटल आपके 30 मेंबर है। तो दिस 30 मेंबर कमेटी अगेन मेगास्थनीस ने हम लोगों को आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बता के रखी है। ऑन द अदर हैंड आचार्य चाणक्य 6 नहीं, आचार्य चाणक्य इज टेलिंग अस अबाउट द चतुरंग बला। तो चतुरंग बला मीन्स आचार्य चाणक्य इज टेलिंग अस की आर्मी जो है उसके 4 इंपॉर्टेंट लिम्ब है। ये 4 इंपॉर्टेंट लिम्ब कौन से है? तो इन्फेंट्री इज देयर, कैवलरी इज देयर, चैरियट इज देयर, एलिफेंट इज देयर। मेगास्थनीस ने इसमें नेवी एंड देयर आफ्टर ट्रांसपोर्ट ये 2 एक्स्ट्रा कमिटीज जो वो ऐड करके रखी थी, बट इसके बारे में आचार्य चाणक्य ने एज सच हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देयर आफ्टर आचार्य चाणक्य इज टेलिंग अस कि ये सारे जो ऑफिसर जो है दे वेर पेड इन कैश। तो इनको जितना भी पैसा जाता था वो कैश में जाता था। दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज एंशियंट टाइम में आपको बहुत ही कम किंग ऐसे मिलेंगे जो अपने आर्मी को कैश पेमेंट देते थे। यूजुअली प्रेफर्ड मेथड कि उन लोगों को कोई लैंड दिया जाए एंड फिर वो लैंड के बदले राजा के लिए काम करे। एंड देयर आफ्टर दूसरे भी इन्होंने ऑफिशियल मेंशन करके रखे हैं। तो वी हैव गॉट सेनापति, नायका, मुखिया, आयुधगाराध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष ही वॉज द हेड ऑफ द एलिफेंट फोर्सेस, रथाध्यक्ष ही वॉज द हेड ऑफ द चैरियट फोर्सेस, आयुधगाराध्यक्ष ही वॉज द हेड ऑफ द आर्सेनल, मतलब जहाँ पे आपका सारा का सारा दारू गोला जहाँ पे रखा जाता है, मिलिट्री इक्विपमेंट जहाँ पे रखे जाते हैं उसको आप बोलोगे आयुधगाराध्यक्ष। देयर आफ्टर वी आर हैविंग मुख्य, नायका एंड सेनापति। तो ये 3 ऑफिशियल भी आचार्य चाणक्य ने मेंशन करके रखे हैं एज फार एज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। देयर आफ्टर एस्पियोनेज, अगेन एस्पियोनेज में हम लोगों को सिर्फ चाणक्य के साथ ही इंफॉर्मेशन मिलती है। वी हैव नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्पियोनेज फ्रॉम द मेगास्थनीस अकाउंट। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य हमको बताते हैं कि देयर आर 2 काइंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक है संस्था एंड दूसरा है संचारी। तो संस्था एंड संचारी का मतलब क्या हुआ? संस्था का मतलब हुआ ये ऐसे एस्पियोनाज नेटवर्क था या फिर ये ऐसे जासूस थे जो एक जगह पे रहते थे और वहाँ की इंफॉर्मेशन ये स्टेट ऑफिशियल को देते थे। संचारी वो ऐसे जासूस थे जो एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते थे एंड फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते थे। तो संस्था एंड संचारी ये 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन है दैट वी हैव गॉट टू नो फ्रॉम द आचार्य चाणक्य अकाउंट। एस्पियोनेज का मतलब ही होता है जासूस, जैसा आज के टाइम पर आपका आईबी है इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये इंटेलिजेंस को आप एस्पियोनाज बोलोगे। तो 2 टाइप के जासूस इन्होंने मेंशन करके रखे हैं। अर्थशास्त्र ने हम लोगों को एक जेम्स बॉन्ड जैसा एक सीक्रेट एजेंट भी बताया है जिसको ये लोग गुढ़ पुरुष बोला करते थे। तो गुढ़ पुरुष इज बेसिकली द सीक्रेट एजेंट जो आचार्य चाणक्य ने खुद भी मेंटेन किए थे एंड ही हैड आस्क्ड और ही हैड गिवन एडवाइस कि स्टेट भी जो है इनको मेंटेन रखे। एंड अशोका के टाइम पे भी हम लोगों को कुछ एस्पियोनाज नेटवर्क के एविडेंसेस मिले हैं। तो अशोका के टाइम पे हम लोगों को 2 ऑफिसर मिले हैं, एक है पुलिसानी एंड देयर आफ्टर एक है प्रतिवेदका। इसमें जो पुलिसानी है वो है उसका जो मेन फंक्शन था कि पब्लिक ओपिनियन है उसको गैदर करना है और उसके बारे में राजा को बताना है कि भाई पब्लिक में जनरली क्या ओपिनियन चल रही है, राजा का काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई चीज़ को लेके एंगर लोगों में हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड फिर प्रतिवेदका है, उसके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन इज टेलिंग अस कि ये ऐसा ऑफिसर है या फिर ऐसा सीक्रेट एजेंट है जिसको डायरेक्ट किंग का एक्सेस है एट एनी गिवन टाइम। तो 24/7 ही कैन हैव एक्सेस टू द
किंग। तो ये पर्टिकुलर सीक्रेट सर्विस और यू कैन क्लियरली सी अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो एंशियंट टाइम पे हम लोगों को दिखता है फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो, एंड देयर आफ्टर उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का नाम। देयर आफ्टर वी आर हैविंग जुडिशियरी। नाउ एज फार एज जुडिशियरी इज कंसर्न, then king was considered as a dharma pravartaka, that is upholder of the law, and in that capacity the highest decision maker in the empire was the king himself. तो king जो है वो सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थशास्त्र ने हमें दो टाइप के कोर्ट्स के बारे में बता के रखा है। एक कोर्ट है उसको आप बोलोगे धर्मास्थिया, उसका जो हेड है उसका नाम था व्यवहारिका, एंड देयर आफ्टर कंटक शोधना जिसका जो हेड है जिसको आप बोलोगे प्रादेशिकता। ओके तो ये जो धर्मास्थिया जो है वो पर्सनल डिस्प्यूट मैनेज करता था, मतलब डिस्प्यूट इन बिटवीन टू इंडिविजुअल, एंड ऑन द अदर हैंड कंटक शोधना जो है इट यूज टू मैनेज डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड बेसिकली स्टेट नहीं आना चाहिए यहाँ पे, पीपल है। ओके फेडरल सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम पे, गलती से वो स्टेट हो गया है। इट इज सेंटर एंड पीपल। तो सेंटर एंड पीपल मतलब लोग, एंड देयर आफ्टर स्टेट, इनके बीच के जो डिस्प्यूट है वो मैनेज करने का अधिकार था कंटक शोधना को। देयर आफ्टर आचार्य चाणक्य इज ऑल्सो गिविंग अस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सोर्सेस ऑफ लॉ। वो सोर्सेस ऑफ लॉ भी तो लगेंगे आपको, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री लॉज है, ये सारे लॉ के सोर्सेस हैं। तो उस टाइम पे क्या चलता था, सबसे पहले धर्म वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक वर्ण का एक असाइन ड्यूटी था, तो वो धर्म इटसेल्फ वॉज अ लॉ। देयर आफ्टर फिर व्यवहारा मतलब कंटेम्प्रेरी लीगल कोड। तो कंटेम्प्रेरी लीगल कोड जो ट्रेडिशनली बनाए जाते थे सोसाइटी में, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कंसिडर जो ट्रेडिशनल रूल है, जैसे कि भाई आज के टाइम पे ट्रेडिशनल लॉज क्या है, तो विथ इन कास्ट मैरिज हो, विथ इन वर्ण मैरिज हो, गोत्र के बाहर मैरिज होना चाहिए, विथ इन रिलीजन मैरिज होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आईपीसी में तो नहीं लिखा, ये ट्रेडिशनल लॉ है। ये ट्रेडिशनल लॉ जो है उसको आप व्यवहारा भी बोल सकते हो, एंड देयर आफ्टर फिर कस्टम दैट इज चरित्र भी बोल सकते हो। तो व्यवहारा एंड चरित्र जो है ये दो टाइप के ट्रेडिशनल कस्टम या फिर ट्रेडिशनल लॉ जो है वो सोसाइटी में चल रहा है, एंड उनको उस टाइम पे जो है स्टेट भी मानता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट राजशासना दैट इज रॉयल ऑर्डर। राजा का शासन मतलब राजा का रॉयल ऑर्डर। तो राजशासना वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लॉ एट दैट टाइम। तो आपको लॉ चाहिए तो लॉ आपको इन चारों में मिल जाएगा। बट इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, अगेन चाणक्यन सिस्टम है, तो ब्राह्मणास वाज ऑलवेज फेवर्ड, इट वाज अ ब्राह्मणिकल ऑर्डर और ब्राह्मणा बेस्ड ऑर्डर। तो जस्टिस वाज वर्ण बेस्ड इन द सेंस दैट फॉर सेम पनिशमेंट ब्राह्मणा वर्ण को कम पनिशमेंट मिलेगी, शूद्र वर्ण को ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज ऑफ द वर्ण। तो पनिशमेंट वॉज देयर बट पनिशमेंट वॉज ऑलवेज वर्ण बेस्ड। ओके ये भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को आचार्य चाणक्य ने ही देके रखी है। And thereafter Acharya Chanakya is giving us the information related to the different sources. तो obviously सबसे important officer जो था वो कौन था, सानिधा था, रॉयल ट्रेजरी का चीफ। तो रॉयल ट्रेजरी का चीफ मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर। एंड फिर आचार्य चाणक्य ने हम लोगों को 7 सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू भी बताया है। तो इनको सोर्सेस कहाँ से आते थे, तो वणिक पथ दैट इज रोड एंड ट्रैफिक से आता था। देयर आफ्टर पैस्चर लैंड, तो जो चराऊ लैंड है उससे भी आता था, जिसको ये लोग व्रज बोला करते थे। प्लांटेशन लैंड मतलब जहाँ पे एक्चुअल आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, इसको ये लोग सेतु बुलाया करते थे। देयर आफ्टर फिर फॉरेस्ट जिसको ये लोग वन बुलाया करते थे। माइंस मतलब जो खान ये वर्ड आज भी यूज होता है, राइट। देयर आफ्टर फिर रूरल एरियाज दैट इज राष्ट्र, एंड देयर आफ्टर फिर सिटीज मतलब दुर्ग। तो ये 7 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, एंड इसके लिए सारनीधाता के अंडर डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिशियल्स वेर देयर। तो ये जो डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिशियल्स है अपने अपने एरिया में से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, एंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ये सारनीधाता मतलब रॉयल ट्रेजरी में भेजने का काम करते थे। एंड देयर आफ्टर किंग है, उसके पास राइट टू रेमिट रेवेन्यू भी था। तो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है अशोका का, उसमें अशोका ने ये इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि सिंस दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ द शक्यमुनि दैट इज गौतम बुद्धा, तो इसके वजह से मैं ये पर्टिकुलर टाउन है मतलब विलेज जो है उसका रेवेन्यू है कम कर रहा हूँ। तो ही हैज़ गिवन अस दिस इन्फॉर्मेशन। तो उससे हमें यही पता चला है कि किंग के पास किसी भी पर्टिकुलर एरिया का रेवेन्यू कम करने का राइट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन सोर्स जो था दैट वाज लैंड रेवेन्यू ही था। एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो हम लोगों को मिले हैं उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा।
सबसे पहले तो जो टैक्स आप गोल्ड कॉइन्स में पे करोगे उसको आप बोलोगे हिरण्यम। देर आफ्टर जो इमरजेंसी टैक्स होता था उसको आप बोलोगे प्रणयम। देर आफ्टर टैक्स पेड इन काइंड बाय विलेज उसको आप बोलोगे पिंडकारा। एंशियंट टाइम पे जो टैक्स है वो हमेशा कैश एंड काइंड इन दो पर्टिकुलर चीज़ों में लिया जाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड काइंड? तो आप सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य इज द किंग, तो एज अ चंद्रगुप्त मौर्य उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लोगों के प्लेट पे खाना आना चाहिए, राइट। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फीडिंग द पीपल। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो सरकार के सामने जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो होता है, एक तो होता है फूड शॉर्टेज एंड दूसरा होता है इन्फ्लेशन। तो ऑर्डिनरी लोगों की यही दो समस्या होती है कि भाई कुछ भी हो जाए एटलीस्ट खाना तो प्लेट पे आना चाहिए एंड खाना सस्ते दामों पे आना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, राइट। सो वही सेम प्रॉब्लम जो था वो उस टाइम के राजाओं को भी था या फिर उस टाइम के स्टेट को भी था। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो तो एग्रेरियन इनकम था। तो एग्रीकल्चर मतलब फार्मर पॉपुलेशन से आप सिर्फ कैश में अगर टैक्स लोगे तो फ़ायदा क्या आपको? तो ये लोग क्या करते थे, आधा जो टैक्स है वो कैश में लेते थे, आधा टैक्स है वो क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस में लेंगे। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर 100 kg टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इसमें से फॉर एग्जांपल 25 kg का जो है वो टैक्स है इनका, मतलब 25% टैक्स है। तो विथ इन दिस 25% ऐसा अरेंजमेंट किया जाता था कि जो 12.5 kg जो है उसका जो मार्केट रेट है उसके इक्वेलेंट पैसा जो है वो फार्मर दे देगा एंड देयर आफ्टर रिमेनिंग हाफ दैट इज 12.5 जो है वो डायरेक्टली टोमेटो ही वो स्टेट के पास आके जमा करवाएगा। फिर स्टेट ये जो प्रोड्यूस है उसको अपने पास रखेगी और अपने पास रखने के बाद उसको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे सप्लाई कर लेगी। तो एंशियंट एज वेल एज मिडिएवल टाइम पे ये वाली जो सिस्टम है इट वाज ऑलवेज प्रेफरेबल। जो फार्मर होते थे उनको हमेशा ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो अगर टैक्स पे करना है तो आपको कैश में करना है या काइंड में करना है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोगों को यही मिला है कि स्टेट जो है वो हमेशा 0.5% है वो कैश में लेता था, 0.5% है वो काइंड में लेता था। बट मौर्यंस के टाइम पे हम लोगों को ये पता चला है कि ये जो फार्मर से लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे उसमें इन्होंने फार्मर को ही ऑप्शन देके रखा था कि दे कैन पे इट इन कैश और दे कैन पे इट इन काइंड। काइंड मतलब वो जो प्रोड्यूस उन्होंने लिया है वही स्टेट को आके सबमिट करे। बट आचार्य चाणक्य ऑलवेज एम्फसाइज कि भाई कैश में अगर रेवेन्यू पे करोगे तो अच्छा रहेगा। तो पिंडकारा जो है दैट इज टैक्स पेड इन काइंड, मतलब ऑब्वियसली ये फूड ग्रेन ही स्टेट को डायरेक्टली सप्लाई करेंगे एज अ टैक्स। देयर आफ्टर फिर आर्मी मेंटेनेंस के लिए सेना भक्तम नाम का एक टैक्स ये लोग लेते थे। तो सेना भक्तम मतलब भाई आपके पास अभी एक आर्मी है, आपके कंट्री की आर्मी है, देन इट इज़ मैंडेटरी अपॉन यू कि आप जो है वो आर्मी को सपोर्ट करने चाहिए। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी इवन टुडे इज देयर। यू कांट क्रिटिसाइज आर्मी, यू कैन नॉट टॉक अगेंस्ट द आर्मी। तो ये एंशियंट टाइम से इंडिया में ये जो है ट्रेंड जो है वो चलता आ रहा है। बट ये सेना भक्तम नाम का एक एक्स्ट्रा टैक्स भी वसूला करते थे लोगों से। और ये सेना भक्तम क्या होता था, तो बेसिकली रॉयल आर्मी जब भी रॉयल टूरेज पे रहेगी, मतलब कोई भी विलेज में जाएगी, तो वो विलेज को रॉयल आर्मी का सारा खर्चा उठाना पड़ता था। एंड दिस वाज एन एडिशनल टैक्स कॉल्ड एज सेना भक्तम, जो उस टाइम पे विलेज को पे करना पड़ता था। फिर पार्श्वम दैट इज सरचार्ज है, उसके भी एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो हरण्य, पिंडकारा, देर आफ्टर फिर प्रणया, सेना भक्तम, पार्श्वम, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसके लिए आई हैव गिवन इट टू यू। एंड देयर आफ्टर फिर चाणक्य हैज ऑल्सो मेंशन कि जो स्टेट है इट शॉल ऑलवेज हैव द पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी। तो जो फ्रीबीज है यू कैन नाउ क्लियरली सी एंशियंट इंडिया का एक पार्ट है। तो एंशियंट टाइम से ही, मौर्यन किंगडम के टाइम से ही सोसाइटी में किंग जो है वो फुकट की सुविधाएं या फिर फ्री की जो सुविधाएं है वो अवेलेबल करवा के देते थे। तो अशोका हिमसेल्फ हैड अ पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, मतलब अशोका ऑलवेज कॉल हिज प्रजा और सब्जेक्ट एज अ चिल्ड्रन, दैट यू ऑल आर माई चिल्ड्रन। ये डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप वाला थियरी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि अशोका प्लेस्ड हिमसेल्फ एट अ इक्वल फुटिंग विद दैट ऑफ किंग। तो जो प्रजा है वो क्या बन गई, बच्चे बन गए, चिल्ड्रन बन गए। तो दिस पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, उसके वजह से फिर लॉट्स ऑफ
पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी जो है वो स्टेट में हम लोगों को दिखाई दी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अशोका ने ये मेंशन करके रखा है कि जगह जगह पे उसने चिकित्सक दैट इज फिजिशियन एंड गर्भव्याधि दैट इज ऑक्सिलरी मिडवाइफ, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, वो प्रोवाइड करके रखे। एंड अशोका इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट मेडिसिन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं तो एनिमल्स के लिए भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड इन्स। तो रोड्स एंड देयर आफ्टर रोड्स में इन्स होते थे। इन्स मतलब एक रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था एंशियंट टाइम पे। अब एंशियंट टाइम पे होटल ढाबा ऐसा कोई कंसेप्ट तो था नहीं, तो स्टेट जो है हर 2-4 किलोमीटर के बाद आपको एक रेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड कर देता था जिसको आप बोलोगे इन। तो रोड्स एंड इन्स बनाने का काम भी इन्होंने किया था। देयर आफ्टर फिर जो सोहगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड देयर आफ्टर महस्ताना इंस्क्रिप्शन, ये दोनों इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के है। एंड उसने कोष्ठगारा के बारे में भी बात करके रखी है। तो कोष्ठगारा जो है अभी हम लोगों ने जो देखा था, ठीक है, तो ये जो कोष्ठगारा है इट इज नथिंग बट द रॉयल ग्रेनरी। तो ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ये लोग अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक्चुअली लिखा है शका रुद्रदमन द सेकेंड उसने। तो शका रुद्रदमन जो है ओके उसने ये इंस्क्रिप्शन लिखा है अराउंड 130 एडी के आसपास। तो ही हैज़ गिवन अस इन्फॉर्मेशन, ये जूनागढ़ एरिया जो है वो एक ज़माने में मौर्यंस के अंडर था। यहाँ पे बाजू में एक सुदर्शन लेक है जिसको बनाने का काम है चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर हुआ। फिर अशोका के टाइम पे ये वाला जो लेक है वो रिपेयर हुआ। एंड देयर आफ्टर रुद्रदमन इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ कि भाई अब मैं भी ये वाला जो लेक है उसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट इंस्क्रिप्शन बिकॉज रुद्रदमन ने अपने पास्ट की एंड खुद की भी इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी है। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे हम लोगों को एक और लाइन मिला है जो बेसिकली बिलोंग करता है स्कंदगुप्ता को। तो स्कंदगुप्ता ने भी सेम इंफॉर्मेशन दी है कि इन तीनों लाइनों के बाद जो चौथा लाइन है वो स्कंदगुप्ता अपने बारे में लिखता है कि ड्यूरिंग माई रेन ये वाला जो लेक है इसको रिपेयर करने का काम जो है वो किया है। तो सुदर्शना लेक का जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें यही पता चलता है कि इरिगेशन वर्क या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज है वो भी एंशियंट टाइम पे जो मौर्यन किंग्स है वो प्रोवाइड करते थे। एंड फिर इसके लिए ना कोई एक्स्ट्रा टैक्स वसूला जाता था ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसे जो है वो सोसाइटी से लिए जाते थे। वॉट एवर रेवेन्यू दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी सोर्सेज जो भी हमने पहले बात की थी वही सोर्सेज से लोगों को फ्री बीज और यू कैन क्लियरली से वेलफेयर पॉलिसी जो वो प्रोवाइड की जाती थी। ओके, so as far as central administration is concerned I hope it is quite clear। तो जो मौर्यन किंग है एंड देयर आफ्टर इनका जो पूरा का पूरा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा देन यू कैन लेट मी नो, अगर नहीं रहेगा देन वी विल मूव अहेड टू द प्रोविंशियल एंड देयर आफ्टर लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इससे पहले अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन टाइप इट आउट नाउ गाइज। ओके, तो एक बार टाइप कर लेना अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आई विल गिव यू अ मिनट। ओके ओके चलो गुड, सो 1 बाय 1, ठीक है यार। पीवाईक्यू मैंने पहले ही करके रखा है दिवाकर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। जो मैंने पीवाईक्यू उसके ऊपर 4 घंटे का एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज एंशन के सारे पीवाईक्यू जो वो पहले ही कवर अप करके रखे हैं। व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं आज जो है उसका वीडियो वापस से अपने चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। तो मैं एक बार वीडियो वापस से अपलोड करवा देता हूँ आज शाम को, अभी थोड़े टाइम बाद, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। तो पहले ही पीवाईक्यूज हम लोगों ने करके रखे हैं। ओके, देयर आफ्टर हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। कौटिल्य का देखो यार, वर्ण सिस्टम का बिलीफ तो अभी आपको पता ही चल गया होगा कौटिल्य का। तो सबसे पहले तो यू कैन क्लियरली सी उच्च कुला के ऊपर उनका फोकस है एज फार एज किंगशिप इज कंसर्न। देन उन्होंने जो पूरी की पूरी जुडिशरी बनाई है वो भी वर्ण बेस्ड जुडिशरी है। तो उसमें आपको चारित्र, कस्टम, राजा शासना एंड धर्म। तो धर्म, चारित्र एंड कस्टम जो है वो वर्ण दैट इज ब्राह्मणिकल रिलीजन से एसोसिएटेड ही वर्ड है। एंड देयर आफ्टर डिस्पाइट गिविंग पनिशमेंट, ब्राह्मण अगर आप हो तो आपको कम पनिशमेंट होंगी फॉर द सेम ऑफेंस एज कंपेयर टू शूद्र। तो वर्ण के ऊपर जो कौटिल्य का बिलीफ है it is always 100%, he himself was a brahmana, he himself belonged to the brahminical religion, तो obviously he always supported varna system and वो भी एकदम severest possible way में। okay yes okay thereafter फिर
देखो ऐसा कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉर हैविंग अ प्रॉपर आर्मी, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग आर्मी जो है वो हम लोगों को ऋग्वेदिक पीरियड से इसके इंस्टेंसेस मिल रहे हैं, राइट। तो ऋग्वेदा में हम लोगों ने इंडिया में सबसे पहला वॉरफेयर भी देखा था, दैट इज बैटल ऑफ दसराजना। तो अगर बैटल ऑफ दसराजना हो रहा है इन बिटवीन 10 किंग, जिसमें 5 आर्यन 5 नॉन आर्यन, एंड दूसरे जगह से जो भारत ट्राइब है, भारत के ऊपर ही अल्टीमेटली हमारे कंट्री का नाम भी आया है, तो ये जो ट्राइब है इनका जो वॉरफेयर अल्टीमेटली हुआ, तो दैट क्लियरली सेज कि भाई प्रॉपर आर्मी इन लोगों के पास भी थी। बट वी कांट पॉइंट टू वन पर्टिकुलर किंग कि भाई देखो इसने सबसे पहले आर्मी मेंटेन रखी है। ओके, ठीक है। ठीक है, देयर आफ्टर हरण्य का, यार देखो आप ये क्या मतलब, ये कौन सा सवाल है, हु स्टेटेड कि डाइमाचोस वाज सेंट टू द कोर्ट। जाओ पढ़ो जरा सोर्सेस, फिर आपको पता चलेगा कि हु स्टेटेड इट, राइट। ऑब्वियसली एंशिएंट ग्रीक सोर्सेस ही हम लोगों को बताएंगे, राइट, कि वही बताएंगे कि कौन सा जो ये है एम्बेसडर है वो कौन से कोर्ट में गया है, राइट। ओके, काइंड को सेल नहीं करोगे आप, लोगों को खिलाओगे, राइट। जैसे आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो स्टेट जो है वो लोगों से प्रोड्यूस खरीदता है, फार्मर से, एंड फिर फार्मर से जो प्रोड्यूस खरीदा जाता है उसको रेशन शॉप पे अल्टीमेटली क्या किया जाता है, लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के टाइम पे तो सब्सिडाइज रेट में स्टेट ये प्रोड्यूस जो है वो बेचता है, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली ये बेचने वाला सिचुएशन नहीं करता होगा, स्टेट जो है वो फ्री में ये लोगों को प्रोवाइड करता था, एंड फॉर दैट पर्पज ये रोड्स एंड इंस इन्होंने मेंशन करके रखे थे। एंड दर आफ्टर जो सोसाइटी में जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ये जो अनाज है वो लोगों को प्रोड्यूस करने का काम करते थे, सिंपल, ठीक है। देर आफ्टर हु इज हैविंग अ प्रॉपर आर्मी, ठीक है। मुगल हैव डिफरेंट फील्ड फॉर फाइट का क्या मतलब होता है मनदीप, एक बार क्वेश्चन जो उसको थोड़ा सा अच्छे से रिफ्रेश करोगे, ठीक है। ओके, देर आफ्टर फिर सर समसेस चाणक्य। हाँ, ये ऑब्वियसली चाणक्य की स्टोरी जो है, ओके, वो जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था, वो एक बार एक स्टोरी जो है, ओके, आई विल जस्ट रिपीट इट फॉर यू। तो वो बेसिकली हमारे पास जो एविडेंस है, दैट ओनली एविडेंस जो है हमारे पास जो अवेलेबल है वो बेसिकली है मुद्र राक्षसा का। तो ये जो मुद्र राक्षसा ये बुक है, ये बुक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये जो मुद्र राक्षसा है उसमें बेसिकली मुद्र का मतलब होता है मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन ऑफ राक्षसा, अब ये राक्षसा कौन है, तो राक्षसा इज बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ धनानंदा। तो ये धनानंदा का प्राइम मिनिस्टर है, एंड ही इज द एक्चुअल पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन नंदास के लिए हैंडल करता था। धनानंदा को हमेशा अपने एंशिएंट टेक्स्ट में एक इनएब्रिएटेड दारूबाज इंसान ही बताया गया है। तो ये राक्षसा का जो एक्चुअल में अगर आप करियर देखोगे तो राक्षसा के पहले इनका जो प्राइम मिनिस्टर था नंदा का वो था चाणक्य, ओके। And this Chanak is quite important or a central personality of this entire Mudra Rakshasa. So Mudra Rakshasa is telling us कि ये जो चाणक्य है, he was a quite efficient person and he realized that धनानंदा जो है ये अच्छा राजा नहीं बनेगा। So that's why चाणक्य always wanted कि धनानंदा का जो younger brother है उसको राजा बनाया जाए। So धनानंदा को ये चीज़ पसंद नहीं आई, so ultimately धनानंदा ने treacherously चाणक्य को मरवा दिया। एंड फिर ये जो चाणक्य का जो बेटा है, ये चाणक्य का बेटा जो है इसका नाम है चाणक्य। इसको चाणक्य बोला जाता है बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो कौटिल्य है। तो कौटिल्य इज सन ऑफ द चाणक्य, एंड ऑब्वियसली अगर पिताजी मर गए तो प्रतिशोध होगा, बदला लिया जाएगा। सो वो बदला कौन लेगा, तो बदला बेटा लेगा। सो बेटा जो है दैट इज चाणक्य, दैट इज चाणक्य। तो चाणक्य जो है उसने बदला लेने के लिए अल्टीमेटली यू कैन सी दैट एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, ऐसे इस बुक में लिखा गया है। तो ही वॉज द पर्सन, ओके, कौटिल्य और चाणक्य, जिन्होंने सबसे पहले तो ओके ये जो राक्षसा है उसको ट्रेचरसली मरवा दिया। बट मरवाने का टाइम पीरियड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी है। इन नटशेल जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हुआ तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी दैट वाज सीज्ड बाय चाणक्य। ही रियलाइज कि अब लोग जो है वो पहले से ही डरे हुए हैं, एंड दे नो दी धनानंदा एंड ये जो राक्षसा है दे कैन नॉट मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टोरी इज टेलिंग अस कि समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर पीरियड जब इन्वेजन हुआ एंड अलेक्जेंडर वापस गया तो आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए विश्वकन्या भेजी राक्षसा के पास। आचार्य चाणक्य जो है वो हमेशा ही एक विश्व कन्याओं का एक ग्रुप जो है वो हमेशा मेंटेन करता था।
दिस वॉज बेसिकली द बैंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट, ओके। तो प्लेजर वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी एक्टिविटी, पॉलीगैमी वॉज अ क्वाइट ऑर्डिनरी एक्टिविटी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो अनाथ बच्चियां हैं उनको बचपन से ही पाल के उनको स्लो स्लो डोसेज दिए जाते थे, एंड स्लो स्लो डोसेज देने के बाद दे वर बेसिकली डेवलप्ड इनटू डेडली फोर्सेस। तो ये डेडली फोर्सेस कैसे हैं? तो अगर आपको किसी आदमी को मारना है तो ये प्रोस्टिट्यूट को आप भेजो, एंड इनके लिप्स के ऊपर फिर अल्टीमेटली पॉइजन लगा होता था काफ़ी हाई डोज का। तो जैसे ही सामने वाले बंदे ने किस कर लिया तो ऑब्वियसली वो विष जो सामने वाले बंदे पे जाएगा एंड मर जाएगा। तो विषकन्या का प्रयोग करके उसने पहले राक्षसा को मारा, एंड राक्षसा को मारने के बाद ऑब्वियसली एंटायर एम्पायर वाज डिस्टेबलाइज। तो डिस्टेबलाइज होने के बाद उन्होंने एक और स्टोरी बताई है मुद्र राक्षसा में विशाखा दत्त ने। तो वो स्टोरीज बेसिकली जब ये ये धनानंदा जो है, ओके, वो अकेला था, व्हेन दिस पर्सन दैट इज राक्षसा मर गया, तो उसके बाद एक दिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर आचार्य चाणक्य वो नागा साधु का उन्होंने रूप लिया, एंड नागा साधु बन के इसके कोर्ट के बाहर खड़े थे, ओके, विथ हिज 2-3 फॉलोवर। अब ऑब्वियसली नागा साधु को देख के धनानंदा को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो धनानंदा जो है उसने डांट लगाई नागा साधु को कि भाई मेरे प्रेजेंस में आप मेरे कोर्ट में कैसे आ सकते हो। तो इन रिटर्न, ओके, जो नागा साधु जो है वाज नथिंग बट आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ। तो आचार्य चाणक्य ने इन रिटर्न धनानंदा को शाप दिया कि हमारा जो अपमान हुआ है उसका जो रिवेंज है वो बदला जो है अब मतलब इनका जो पाटलिपुत्र कैपिटल है वहाँ के लोगों से लिया जाएगा। धनानंदा ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, बट आचार्य चाणक्य व श्रूड। आचार्य चाणक्य ने क्या किया, पाटलिपुत्र जो है उसका जो मेन रिजर्वायर है उसी के अंदर पॉइजन डाल दिया, एंड जैसे ही उन्होंने पाटलिपुत्र के रिजर्वायर के अंदर पॉइजन डाल दिया उसके बाद में ऑब्वियसली पाटलिपुत्र में आउटराइटली लोग मरने लग गए। ये जो पॉइजन है वो फैलने लग गया, लोग मरने लग गए, एंड जैसे ही लोग मरने लग गए तो ऑब्वियसली सबको पता चला कि भाई ये जो है वो नागा साधु के शाप के वजह से ही हुआ होगा। तो आउट ऑफ नोवेयर धनानंदा ने फिर अपनी आर्मी भेजी, आचार्य चाणक्य हुआ नागा साधु जो पाटलिपुत्र के आजू बाजू में ही थे अभी, उनको बुलाया गया। अब वापस बुलाने के बाद आचार्य चाणक्य जो है उन्होंने धनानंदा के सामने एक ये रखा, बेसिकली एक कंडीशन रखा दैट ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है मैं रोक लूँगा एक कंडीशन के ऊपर कि आपको आपका राजपाट छोड़ के वनप्रस्थ होना पड़ेगा। अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक अल्टीमेटली धनानंदा को ये चीज़ माननी पड़ी। तो धनानंदा वनप्रस्थ के लिए जब निकले तो आउटसाइड ऑफ पाटलिपुत्र इटसेल्फ आचार्य चाणक्य ने पहली एम्बुश खड़ा करके रखा था। धनानंदा गॉट किल्ड, एंड देयर आफ्टर धनानंदा मरने के बाद आचार्य चाणक्य ने एंटीडोट जो था पॉइजन का वो वापस से रिजर्वायर में मिलाया, एंड ये जो पाटलिपुत्र का जो वाटर पॉइजनिंग वाला जो केस है वो भी ख़त्म कर दिया। अल्टीमेटली दे वर एट अ सिचुएशन जहाँ पे इंडो ग्रीक्स पहले से ही बॉर्डर पे थे, एंड ऑन दी अदर हैंड सोसाइटी में अब ना ही आपका ये था दैट इज़ धनानंदा था, एंड ना ही आपका ये था राक्षसा था। तो ऑब्वियसली सोसाइटी में एट दिस टाइम आचार्य चाणक्य का पोजीशन बढ़ा, बिकॉज आचार्य चाणक्य हिमसेल्फ वॉज द सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ही वॉज अ सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड हेंस सोसाइटी ने उनको रेडिली फिर एक्सेप्ट कर लिया। एंड इन दिस क्रिटिकल जंक्चर अल्टीमेटली आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे चढ़ा दिया। नाउ दिस इज द एंटायर स्टोरी जो हम लोगों को मिलती है मुद्र राक्षसा। पर ये मुद्र राक्षसा लिखी कब है? तो समवेयर अराउंड 480 से लेके 500 AD के अराउंड। तो यू कैन क्लियरली सी 600-700 सालों बाद लिखा हुआ बुक है। तो इसकी ये जो स्टोरी है वो कितनी सही है इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों के पास और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है रिलेटेड दिस स्टोरी कि भाई ये एग्जैक्टली चंद्रगुप्त मौर्य थ्रोन पे कैसे आया एंड धनानंदा थ्रोन से कैसे चला गया। बट दिस इज अ रफ स्टोरी ऑफ द मुद्र राक्षसा जो हम लोगों को मिली है। तो अभी आपको ये पता चलेगा कि ऐसा हमेशा क्यों माना जाता है कि ये जो चाणक्य है धनानंदा का दुश्मन है। ये वाली भी स्टोरी हम लोगों को यही से मिलती है। ओके, देयर आफ्टर फिर देयर आफ्टर मौर्यन टाइम कल्चरल। मौर्यन टाइम पे देखो आप पहले तो एक पूरा लेक्चर देखो, अगर लेक्चर नहीं देख रहे हो ना तो ऐसे सवाल पूछा मत करो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि टुडेज लेक्चर विल बी ऑन पॉलिटी ओनली, कल्चर इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वो कल वाले लेक्चर में देखेंगे, राइट, सिंपल। हाँ, मौर्यन नेम, हाँ देखो सुदर्शन इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग जो ये है केसेस है, उसमें से एक वाला जो केस है दैट इज मूरा वाला स्टोरी, वो मैंने आपको बताया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, मैंने आपको हिस्ट्री में पहले से ही बताने की यही कोशिश की है कि बहुत ही कम सोर्सेस है हमारे पास, और कम सोर्सेस से फिर हम सारी चीज़ें जो वो डिराइव करते हैं। कोई टाइम मशीन नहीं है कि आप वहाँ पे गए आपने देख लिया और उसको सच मान लिया।
इन्होंने कुछ लिख के रखा है, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमारे पास आए हैं, उससे हम एक थियरी डेवलप करते हैं। वो डेवलप करने के बाद अगर हिस्टोरियंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता है सच। जैसे ये अभी तक थियरी है, इसको किसी ने सच नहीं माना है, राइट। वैसे ही फिर यू कैन क्लियरली से जो मोरिया ट्राइब है वो वाली भी एक थियरी जिसको अभी तक किसी ने सच नहीं माना है। एंड वैसे यू कैन क्लियरली कंसिडर कि ये जो मूरा वाली जो स्टोरी है जो स्लेवरी से रिलेटेड मैंने आपको बताई थी, वो भी एक थियरी है जिसको अभी तक किसी ने सच नहीं माना है। सो नोबडी एग्जैक्टली न्यू कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, उसके मम्मी पापा कौन है, वो कहाँ से आए हैं। इसके ऊपर 3-4 थियरीज हमारे पास अवेलेबल है, आपको वही पढ़नी है और उसको वही छोड़ देना। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन फॉर इट, दैट इज नॉट योर वर्क, नॉट माइन वर्क। वो हिस्टोरियन उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो उसके ऊपर जो है ओके वो रिसर्च या फिर डिबेट है वो सेटल हो जाएगी। जब सेटल होगी तब हम लोग क्लियरली वी कैन असर्ट कि भाई ये ऐसा ही था। तब तक तो ये काफ़ी शॉर्टी वाला चीज़ है, ओके। बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी इसमें रिसर्च में चल रही है, ओके। यस देर आफ्टर आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, और तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बाबर इज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, ठीक है। देर आफ्टर मूद्र राक्षस हैव रिटन इन गुप्तास पीरियड, बिकॉज बाय द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड ड्रामा लिखना या फिर जो ड्रामा या फिर नाटक है वो सोसाइटी में काफ़ी ऑर्डिनरी बन चुके थे, राइट। अब बॉलीवुड जो राम के ऊपर मूवी क्यों बना रहा है, राइट। वैसे ही बॉलीवुड जो है वो शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी क्यों बना रहा है, बॉलीवुड जो है वो बेसिकली सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर मूवी क्यों बना रहा है आपके पास कोई रीज़न इसका, राइट। तो वैसे ही अगर विशाखा दत्त एक ड्रामा लिख रहा है तो ड्रामा की स्टोरी है, ड्रामाज आर बेसिकली रिटन फॉर द पर्पज ऑफ द एंटरटेनमेंट, राइट, सिंपल। देर आफ्टर फिर हाँ यार हिंदी में कंटेंट में ला पाता, बट माई ओन हिंदी इज़ नॉट दैट गुड यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। यस, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई होप कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ दैट यू कैन इजीली ट्रांसलेट, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, थोड़ा सा मैं लगाऊंगा यार, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। यह साथ ही अगर मैंने आपको पहले ही बोला अगर कोई वाला अगर डाउट छूटा, इसमें बहुत सारे डाउट है, तो अगर छूटा है तो उसको वापस से टाइप कर लेना एक बार, ठीक है। यस, आई विल गिव यू अ मिनट, अगर कोई भी अगर डाउट अगर आपका छूटा है देन दैट यू कैन टेल मी, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर बाकी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। देखो मैंने आपको कभी बोला ही नहीं ना कि इट कुड बी रिलीवेंट लिटरेरी सोर्स, इसलिए मैंने आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन बताई। मेगास्थेनिस ने ये बोला है एंड इन देयर आफ्टर आचार्य चाणक्य ने ये बोला है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या चलता था, तो ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना हिस्टोरियंस को पता है। बस हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही हम लोगों को पढ़ना है। वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेक अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं वही चीज़ होती होगी, ये ज़रूरी ही क्यों है ना। आप बस पढ़िए एंड समझे कि ऐसा कुछ होता होगा। अगर वो हो रहा है ये हम लोगों को नहीं पता, 100% कोई भी इसके ऊपर गारंटी या फिर क्लेम नहीं कर सकता। गॉट इट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द हिस्ट्री कि कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोगों को पता है उससे हमने कुछ कुछ चीज़ें डिराइव की है। तो आचार्य चाणक्य का एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है वो कंट्री में आज भी आपको और मुझे दिखता है, इसीलिए हम मानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है मौर्यन टाइम पे हुई रहेगी। गॉट इट। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट थियरीज ऑफ ओरिजिन है वो मैंने आपको डिफरेंट थियरीज बताई, बट मैंने ये नहीं बताया कि इसमें से यही सही होगी या फिर यही होगा। नो, दिस इज समथिंग दैट इज़ अ मैटर ऑफ रिसर्च। ये अभी तक जो चीज़ें इसके ऊपर हिस्टोरियन रिसर्च अपना कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मैंने आपको सोर्सेज बताया कि भाई देखो ये अवेलेबल है। अब ये सच है क्या, आई डोंट नो, हिस्टोरियंस को भी नहीं पता, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रहा है, ओके। यस, आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। ठीक है, सो वर्ण सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। यार ये वर्ण सिस्टम के ऊपर अब पहले ही बहुत बात हो चुकी है, तो पहले वाले लेक्चर एक बार देखोगे। एज फार एज कास्ट सिस्टम इज कंसर्न, तो कास्ट सिस्टम जो है वो हम लोग मौर्यंस की जब सोसाइटी में जाएंगे तब कवर करेंगे, जो कल वाला लेक्चर होगा, नॉट टुडे, ओके। यस, नेवी जो है, यस, चाणक्य बेसिकली, यस, चाणक्य जो है वो बेसिकली फादर है, ओके। चाणक्य जो फादर है उसका बेटा चाणक्य है, ओके। तो चाणक्य पप्पा है, चाणक्य जो है वो बेटा है, ठीक है। तो चाणक्य इज अ सन ऑफ चाणक्य, ठीक है। यस, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। देखो उसने लिख के भी रखा होगा मेगास्थेनिस ने, बट अब ओरिजिनल बुक हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है।
तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से जो हम लोगों को मिली है मेगास्थेनेस की, वही हम लोगों ने यहाँ पे अभी मैंने आपको बताई। तो उसने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, वो हमें पता है। जो ओरिजिनल बुक है उसमें उसने किंग देयर आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें भी कुछ कुछ लिखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो बुक अवेलेबल ही नहीं है। लेटर ग्रीक हिस्टोरियन है, वो जब इंडिया की बात करते थे तब वो लिखते थे कि भाई मेगास्थेनेस ने हम लोगों को ये बताया, तभी जाके हम लोगों को लेटर ग्रीक हिस्टोरियन के बुक से पता चला कि मेगास्थेनेस का इंडिका एक बुक भी था और उसमें क्या एग्जैक्टली लिखा था। बट ऑब्वियसली ओरिजिनल वर्जन का तो बहुत ही कर्टेल वर्जन जो लेटर हिस्टोरियंस ने हम लोगों को दिया है। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर। चलो आई विल मूव फॉरवर्ड देन। ठीक है, सो कहाँ पे थे हम लोग, या तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ वी विल सी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। ओके, तो एज फार एज प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देन इनके जो प्रोविंसेस थे, सेंटर तो हमने देख लिया, देन ये जो प्रोविंसेस थे इसको ये लोग चक्र बुलाया करते थे। ओके, तो चक्र वॉज बेसिकली देयर प्रोविंसेस, एंड प्रोविंसेस में इनके इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर थे उसका नाम था कुमारामत्या एंड देयर आफ्टर महाअमत्या। एज द नेम सजेस्ट, कुमार मतलब प्रिंस एंड अमत्या मतलब मिनिस्टर। तो यहाँ पे थियरी ऑफ ब्लड चल रही थी बेसिकली, एक रॉयल ब्लड जिसका होगा, मतलब कोई तो एक युवराज होना चाहिए या फिर राजा का कोई तो सगा होना चाहिए, रॉयल ब्लड होना चाहिए, ही विल बी द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड उसको असिस्ट करने के लिए भी इन्होंने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करके रखी थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब महामाता या फिर महामात्रा की बन के जो परिषद बनेगी वो यहाँ पे भी हम लोगों को मिलती है। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन इनका था। देयर आफ्टर एज फार एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को प्रादेशिका, राजुका एंड युक्ता, ये तीन नाम मिले हैं। एज फार एज प्रादेशिका एंड राजुका आर कंसर्न, इनका एग्जैक्ट डिफरेंस हम लोगों को नहीं पता, बट हम लोग यही कंसिडर करते कि जो प्रादेशिका है ये ओवरऑल हेड होगा, ओवरऑल हेड, एंड देयर आफ्टर ये जो राजुका है इसके पास सर्टन जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर होगी एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पुलिस मशीनरी होती है एंड देयर आफ्टर एक सिविल मशीनरी होती है। सिविल मशीनरी का जो हेड है उसको आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड पुलिस मशीनरी का जो हेड है उसको आप बोलोगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये एसपी एंड कमिश्नर ऑफ मतलब जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम अथॉरिटी होता है। बट अभी हमें ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन पता है, तो वैसे ही कुछ उस टाइम पे भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस इन दोनों में होते होंगे, बट इन्होंने क्लियरली हम लोगों को नहीं बताया है। तो ओवरऑल हेड प्रादेशिका है एंड देयर आफ्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रादेशिका के साथ साथ इक्विवेलेंट इक्वल पोजीशन पे एक राजुका का भी ऑफिसर था जिसके पास सर्टन जुडिशियल एंड रेवेन्यू पावर्स होते होंगे। एंड युक्ता जो है, ओके, दैट वाज बेसिकली द secretariat assistants to this two particular people. तो he was nothing but a secretary kind of the officer. तो सेक्रेटरी जो असिस्टेंट मिलता है, ओके, असिस्टेंट जो आपको लगेगा बड़े बड़े ऑफिसर्स को, वो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देने का काम जो वो युक्ता का था। एंड देयर आफ्टर एट लोकल लेवल वी आर हैविंग ग्रामिका, देयर आफ्टर फिर गोपा एंड देयर आफ्टर फिर स्थानिका। तो ये तीन जो है दैट इज बेसिकली लोकल लेवल के ऑफिसर्स हम लोगों को मिले हैं। एज फार एज ग्रामिका इज कंसर्न, देन ग्रामिका इज द ओवरऑल हेड ऑफ द एंटायर विलेज। गोपा जो है, ओके, एंड देयर आफ्टर स्थानिका, स्थानिका जो है वो लोकल लेवल पे टैक्स कलेक्शन का काम करता था, एंड जो गोपा है वो लोकल लेवल पे अकाउंटेंट था, अकाउंटेंसी का काम करता था। तो इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो मौर्यंस ने प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड देयर आफ्टर लोकल लेवल पे जो है वो क्रिएट करके रखी थी। तो सेंटर से लेके लोकल लेवल तक की जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड देयर आफ्टर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यूनिट में कौन से ऑफिसर जो काम करते थे एंड देयर आफ्टर उनका एक एक लाइन में जो फंक्शन है जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आपको एक एक लाइन ही मिलेगी अगर कुछ आया तो लिखने के लिए। तो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। उसमें एक और डाटा है दैट इज डिस्ट्रिक्ट को ये लोग अहर या फिर विषया बुलाया करते थे, एंड देयर आफ्टर फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो विलेज होता था उसको ये लोग ग्राम बुलाया करते थे, एंड ये जो ग्राम है उसी का हेड होता था ग्रामीणी। ओके, तो प्रोविंशियल, देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड देयर आफ्टर फिर लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, यहाँ तक अभी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मौर्यंस के टाइम की जो मिली है दैट इज समथिंग दैट वी हैव नाउ कवर्ड। तो अभी आपके अगर कोई बचे हुए डाउट्स रहेंगे देन डू लेट मी नो द डाउट, बट मीनवाइल
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पर्सनली लोगों ने मैसेज डाले कि सर ये 300 मार्क वाला जो मार्कशीट है वो नहीं मिल रहा, बाकी के मार्क्स मैंने छुपा के रखे बिकॉज आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, बट हियर यू कैन क्लियरली सी। तो दैट इज़ एंड 2018 वाला ही मार्कशीट में लाया हूँ। 2017 में भी आई हैड 300 प्लस मार्क्स, बट 18 वाला इसके लिए बिकॉज ये वाला यूपीएससी ने रिलीज भी करके रखा है, इट इज़ ओपन इन पब्लिक डोमेन ऑल्सो, ठीक है। तो आपको अगर यूपीएससी का नॉलेज होगा तो 2018 ऑनवर्ड इन्होंने पब्लिकली मार्क जो है वो इंटरव्यू रिटर्न कैंडिडेट के डिस्क्लोज करना चालू किया है। तो दिस इज 2018 वाला ही मार्कशीट। सो 304 वॉज द स्कोर इन ऑप्शनल, अनफॉर्चुनेटली फाइनल में सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट फॉर सम अदर वीडियो, ओके। तो मार्कशीट जो है वो बहुत बार मुझे ऐसे पर्सनल मैसेज आया, तो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आई हैव ब्रॉट ओवर हियर। अल्टीमेटली इन दी एंड थोड़ा बहुत टाइम फॉर प्रमोशन देन, राइट। सो जाते जाते अगर कोई आपका डाउट रहेगा देन दैट यू कैन कीप ऑन टाइपिंग। तो वन बाय वन, तो सबसे पहले तो दिस इज बेसिकली और आई एम बेसिकली द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल एट स्टडी IQ। जो पहला बैच जो मैंने लॉन्च किया था 30 सितंबर का, दैट वाज क्वाइट ह्यूज। दूसरा बैच जो है दैट आई हैव लॉन्च ऑन द 10th ऑफ नवंबर, बट इसके जो रेगुलर लेक्चर है वो हम लोग कल से चालू करने वाले हैं, ओके। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड इसके रेगुलर लेक्चर चालू करेंगे एंड बाय मंडे इसका एडमिशन जो है दैट आई एम गोइंग टू क्लोज। फिर उसके बाद में एडमिशन लेने का कोई सेंस भी नहीं है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड, नॉट ओनली यूपीएससी CSE बट ऑल्सो कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अगर आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल आपका है, तो obviously this is something that is for you. See, I have scored 300 plus myself on more than 2 occasions. So basically I have the exact idea कि हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना चाहिए एंड thereafter हिस्ट्री में आपको आंसर राइटिंग जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से या फिर कैसे करनी चाहिए। तो द एंटायर कोर्स आई हैव डिवाइड बेसिकली मेड इन दैट वे इटसेल्फ। तो इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव 100 से लेके 120 लेक्चर, 25 से 30 लेक्चर roughly for ancient, medieval, modern India and thereafter modern world. तो this is something that we are going to cover. हर एक लेक्चर जो होगा वो PPT बेस ही होगा एंड PPT बेस लेक्चर जब होता है तब आपको पता चला होगा अभी तक कि जो विजुअल मेमोरी होती है उससे आपको जो रिकलेक्शन वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। बुक से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, बट विजुअल मेमोरी इज समथिंग दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द PPT बेस्ड लेक्चर इज कि कम समय में मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज भी इसमें अपने पॉसिबल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली लिखने में टाइम बचेगा, समझाने में टाइम बचेगा, आपको सामने दिखेगा तो आपको चीज़ें जो वो समझने भी एकदम आसानी से आएगी। देर आफ्टर फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज़ नोट मेकिंग। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस है हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो डिफरेंट बुक्स पढ़ने में ही ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक बुक जो है वही 1000 पेज का है। ऐसे कम से कम 2 बुक आपको करने पड़ेंगे, एंशिएंट के लिए भी, मीडिएवल के लिए भी, मॉडर्न इंडिया के लिए भी एंड मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी। तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट हर एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 3 काइंड ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले तो PPT का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा आई एम गोइंग टू गिव यू द क्रक्स मटेरियल। तो जो क्रक्स मटेरियल है, जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जो बुक है उसका समराइज वर्जन है। समराइज वर्जन मतलब उसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको इस पर्टिकुलर बुक में मिलेगी। एंड देयर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट इज द रनिंग नोट। तो मेरा जो क्लास चल रहा है तो क्लास में मेरे साथ ही बैठ के एक बंदा जो वो रनिंग नोट्स बनाते रहता है, तो रनिंग नोट्स भी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू यू। तो आपको हैंड रिटन रनिंग नोट्स भी मिलेंगे, क्रक्स नोट्स भी मिलेगा, PPT भी मिलेगी। तो दैट विल बी योर जॉब कि सबसे पहले आप क्रक्स मटेरियल पढ़ोगे। तो क्रक्स मटेरियल आर क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, जो सारी चीज़ें कवर अप हो करेंगे। एंड देयर आफ्टर जो हमारा जो हैंड रिटन नोट्स एंड PPT जो है वो दोनों से यू कैन ईजिली कैरी आउट द रिविजन। जैसे कि अभी भी आपने अगर देखा तो मैं आई एम गिविंग यू वन क्रक्स मटेरियल NCERT का ऑल्सो एंड PPT ऑल्सो। तो आप मेरी PPT भी पढ़ सकते हो या फिर क्रक्स मटेरियल भी पढ़ सकते हो, एंड बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन एडवांटेज। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए देन यू विल गेट इट एट वेरी अफोर्डेबल रेट 12,499 इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live। और बस अभी आखिर के 2-4 दिन ही बचे हैं, बाय मंडे और ट्यूसडे आई एम गोइंग टू क्लोज द एडमिशन। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑप्शनल। एंड फिर अगेन जाते जाते ओके यू विल गेट द PPT ऑफ दिस लेक्चर जो अभी हम लोगों ने ली है एट द दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। सो आई विल बी टेकिंग योर लीव नाउ गाइज, बट अगेन जाते जाते ऑब्वियसली अगर आपका कोई बचा हुआ डाउट रहेगा विच आई हैव मिस्ड या फिर कोई रह चुका होगा, ओके, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन आस्क मी नाउ। ओके गाइज, आई विल गिव यू अ मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो फिर बताओगे, ओके। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की सोर्स ऑफ हिस्ट्री,
ये सोर्सेस में आपको ये दो तो मिलेंगे ही, फिर हम लोगों ने देखा मुद्र राक्षसा है, उससे भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो टोटल 4 सोर्सेस हमारे पास है। ओके, यस, चलो यार, थैंक यू गाइस। ओके, सो एनीथिंग एल्स, आई स्टिल गिव यू अ मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा ओके तो फिर आप बता सकते हो। यस प्राची, यू कैन कंसिडर जो काइंड वाला है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ करेगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ना कि अगर भाई प्रजा जो है उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, राजा के पास ही जाएगा कि माए बाप कुछ ना कुछ तो दे दो, राइट। सो इन दैट कैपेसिटी फिर स्टेट को उनको खाना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो पाटलिपुत्र में हम लोगों को बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं पाटलिपुत्र के जो रिचर सेक्शन है, उनका एक खुद का अलग किचन भी हुआ करता था गरीब लोगों के लिए, जहाँ पे फुकट में ये लोग खाना प्रोवाइड करते थे। ओके, यस, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। एनीथिंग एल्स गाइज, और कोई डाउट रहेगा तो फिर बताओगे। ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और कोई डाउट नहीं है। सो विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर। कल वाला जो लेक्चर है उसमें वी विल बी सीइंग इकोनॉमी कैसा था, देर आफ्टर सोसाइटी कैसा था, एंड देर आफ्टर आर्ट एंड कल्चर कैसा था, एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा ऑफ अशोका। बहुत ही क्रिस्प वे में आई एम गोइंग टू कवर इट अप। मैं एकदम इलेबोरेट नहीं कवर करूंगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ऑप्शनल के लिए ये सेक्शन बहुत बड़ा है, कम से कम 5-6 लेक्चर तो मैंने ऑप्शनल में ही लगाए थे सिर्फ मौर्यंस कवर अप करने के लिए। जीएस में आपको एकदम ही करटेल्ड वर्जन पढ़ना पड़ता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, उसी की बात करेंगे। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड देयर आफ्टर आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्यन। तो ये वाला जो 2 एस्पेक्ट है उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे एंड विल बी कवरिंग अप टुमारो। सो विल मीट अगेन गाइज टुमारो 7 o'clock, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई विल बी टेकिंग योर लीव नाउ।